इसी का तो नाम ये कंबोजलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था तक असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा आपको फटाफट बता देते हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम में हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, किन किन महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में आज जिन खबरों पे सबसे पहले बातचीत करेंगे उसमें हम बात करेंगे एनबीएफसीज पर आरबीआई ने क्यों की सख्ती। इससे पहले भी आरबीआई की तरफ से सख्ती लगातार एनबीएफसीज पर की जा रही है। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर होगी डिटेल में चर्चा। ईसीबी ने कर्ज और सस्ता किया। दुनिया भर में कर्ज सस्ता होने की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में भारत का नंबर कब आएगा, ये भी होगा चर्चा का विषय। 10 साल में दोगुने हो गए टैक्स पेयर्स, कैसे, बताएंगे थोड़ी देर में। शून्य हुई बायजूस की कीमत। जी हाँ, बायजूस की जो है कीमत अब शून्य हो गई है। कौन कह रहा है ये, थोड़ी देर में चर्चा का विषय होगा। क्या महंगी हो जाएगी सीएनजी पीएनजी, इससे जुड़ी अपडेट्स आपको थोड़ी देर में मिलेगी। और टेक कंपनियों में बढ़ी छटनी। लगातार छटनी से जुड़ी हुई खबरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि आपसे, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई है। आज भी इस पर होगी डिटेल में चर्चा। लेकिन इन सब के बीच में शुरुआत करेंगे आरबीआई से जुड़ी खबर के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत महंगा लोन देने और लोन कारोबार से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए 4 एनबीएफसी कंपनियों पर 21 अक्टूबर से नया लोन मंजूर करने या फिर देने पर रोक लगा दी है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएमआई फाइनेंस और नवी फिनसर्व पर यह रोक लगाई गई है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस मणिपुरा फाइनेंस की सहायक कंपनी है। वहीं आपको बता दें, नवी फिनसर्व फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल की कंपनी है। रिजर्व बैंक की जांच में ये सभी कंपनियां कर्ज से जुड़े नियमों की अनदेखी की दोषी पाई गई हैं। इससे पहले, इसके बाद रिजर्व बैंक ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आरबीआई की सख्ती इधर थोड़ी सी तेज रही है। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, और इससे पहले हमने आईएफएल के गोल्ड कारोबार पर रोक लगते हुए देखी, अब ये सख्ती की जा रही है। इस सख्ती की वजह क्या है और क्या कुछ कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं? देखिए, इस देश में विपुल एनबीएफसी अगर आप देखेंगे तो पिछले कई साल से बेलगाम जैसे चाहे धंधे कर सकते हैं। आरबीआई के नियमों को धज्जी उड़ाएंगे, उसके रूल्स फ्लाउट करेंगे, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसमें घुसेंगे। लेकिन ये सब आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में इसमें थोड़ी कमी आई है, थोड़ा सा मंद पड़ा है इस तरह का व्यवहार एनबीएफसीज का। लेकिन फिर भी क्योंकि आदतों में इनके शुमार है, इनके ट्रेड का हिस्सा है, इनके लोन पोर्टफोलियो का हिस्सा है, उस तरह से करना, तो वो इसकी वजह से देखते हैं कि अभी भी ये फॉल्टर करते हैं कई जगह। 2000 आप जैसे डीएचएफएल का केस हुआ, जैसे जो दूसरी और एनबीएफसीज थी बड़ी बड़ी, जैसे में आईएलएनएफएस है, इंडिया बुल्स है, इन सब देखेगा। उसके बाद आरबीआई ने काफ़ी हद तक क्लैंप डाउन किया। आरबीआई को लगा कि क्योंकि उसी स्पेस में ये काम करते हैं, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसको इतनी ज़्यादा नियमों की धज्जियाँ उड़ाने की परमिशन क्यों दी जाएगी। आप इनका तरीका देखिए। क्या आपको अंदाज़ा है कि ये कितने परसेंट पे देते हैं? आप 8%, 11% से लेके 45% तक टैक्स इंटरेस्ट रेट लगाते हैं अलग अलग लोन पोर्टफोलियो पे। उसके अलावा किसी के डॉक्यूमेंट की जांच नहीं करना, जिसको आउटसोर्सिंग के लिए दिया हुआ है उसको वो अनदेखी करता है। आप जितने भी इनके रूल्स हैं, कहीं भी आप दिखेगा तो हर जगह एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स आप करते रहते हैं। एक इंसान अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, एनपीएज उसका क्रिएट हो जाता है, तो उसको आप किसी दूसरे रास्ते से दे देते हैं कि साहब ऐसा है कि, क्योंकि उसी एनपीएज को फंड करवाते हैं। उस एनपीएज को इसलिए फंड करवाते हैं क्योंकि जो एनपीएज है तो कल को आरबीआई इनको सवाल न पूछे। तो अब आप देखिए, इमेज देखिए, सचिन बंसल उनकी कंपनी है, डीएमआई, इसमें से माइक्रो फाइनेंस की 2 कंपनियां हैं और बाकी जो है एसेट फाइनेंस की दो और कंपनियां हैं। और ये सब कंपनियां तब हैं जब इनको कम से कम 10 बार रिजर्व बैंक ने आगाह किया, वार्निंग दी
लेकिन फिर भी नहीं माने तो जाके तब इनको ये एक्शन लेना पड़ा। जी। और शायद यही वजह है कि आज जो मनापुरम की सहायक कंपनी है उसका नाम भी है इसमें, और उसकी वजह से मनापुरम फाइनेंस में 13% की बड़ी गिरावट देखने को मिली शेयर बाजार के अंदर, और कोई रिकवरी नहीं आई। बाजार में रिकवरी रही लेकिन मनापुरम में कोई रिकवरी आती हुई दिखाई नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, बिल्कुल मैं जोड़ देता हूँ बीच में काटते हुए आपको, कि देखिए इनको ये कहा गया है एकदम से निराश होने की ज़रूरत तो किसी को नहीं पड़ती। रास्ता आरबीआई सबको देता है कि ये अपील करेंगे, फिर उसका रिव्यू होगा। पहले तो इनको सुधार करना पड़ेगा, उसमें सुधार करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे। जब आरबीआई रिव्यू करेगा तब इनको देखा जाएगा कि क्या इसको आरबीआई जो फैसला दिया है क्या इसको पलटा जा सकता है, क्या टाइम लगेगा उसमें। उसके अलावा आप देखिएगा अभी बोला है कि जो एग्जिस्टिंग लोन आपने दे रखा है कस्टमर्स को, उस लोन वो अभी चलता रहेगा। उसमें जो इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उसको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए लोन नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, नए लोन नहीं दे पाएंगे। वैसी स्थिति है जैसे आईएफएल को लेकर के की गई थी। बाद में इनको भी कहा गया था कि आप गोल्ड लोन के लिए जो है आप दे सकते हैं, लेकिन समय लगता है, जैसा अभी पवन जी बता रहे थे, तो समय लगेगा। अब देखना ये है कि तब तक शेयर में कोई रिकवरी आती है कि नहीं आती है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का मानना है कि देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बीते 10 साल में लगभग 2 गुनी हो गई है। गुरुवार को सीबीडीटी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में इनकम टैक्स देने वालों का आंकड़ा 10.41 करोड़ रहा, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 5.26 करोड़ हुआ करता था। आयकर विभाग के मुताबिक उन सभी लोगों को टैक्स पेयर माना जाता है जिन्होंने या तो आयकर रिटर्न दाखिल किया है या फिर रिटर्न ना भी भरा हो लेकिन टीडीएस कटा हो। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या देखें तो 7.97 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए। सीबीडीटी ने यह भी बताया कि सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन में डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी बढ़कर के 57% हो गई है, जो कि 14 साल का ऊपरी स्तर है। सर, इसकी खास बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं कि लगातार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं? क्या क्योंकि जॉब्स के आंकड़े तो बहुत उत्साहजनक नहीं है, क्या वजह नहीं, क्या? पर फिर भी आप ये देखेंगे विपुल, देखिए पहले टैक्स काम करते क्या है, हमें टैक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, सरकार टैक्स क्यों वसूलती है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप सबसे पहले तो ये हम समझे कि काम कैसे होगा। आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना होता है, आपको जो बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं सरकार के, बाकी सरकारी स्कीम हैं वो कैसे फंड होगा। बजट में इतनी स्कीम्स दी जाती हैं रूरल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, वो कैसे फंड होंगे? तो उसके लिए उसके लिए सरकार को टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो अभी टैक्स में जो बॉयंसी दिख रही है उसका एक फ़ायदा ये होगा कि देखिए जैसे टैक्स के रेट जैसे जैसे ज़्यादा टैक्स आप जब कलेक्शन होगा तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो अभी जो लॉपसाइडेड है, जैसे कुछ लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं, कुछ लोग नहीं भरते हैं या कम भरते हैं, उसको थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा सरकार को। तो उसका मतलब एक लाइन में मैं ये कहता हूँ कि ये हेल्प करेगा आप टैक्स को लोअर करने में, टैक्स बेस को। अब आप ये कह रहे थे कि क्यों है, आप ग्रोथ रेट देख लीजिए, आप जो पोस्ट पेंडेमिक ग्रोथ रेट है वो देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लीजिए, तो आपको खुद अंदाज़ा मिल जाएगा कि टैक्स में क्या बॉयंसी क्यों आई है, रोबस्ट ग्रोथ रेट आ रहा है। देखिए क्या होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा ये इस बात पर बहस कर सकते हैं कि कई जगह जो है वो स्लगिश ग्रोथ दिख रहा है, पर ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा मिलेगा कि टैक्स में, और वैसे भी 2010-14 से जब आप तुलना करेंगे तो 10 साल में, मतलब पहले भी ऐसा नहीं होता था कि 10 साल में कोई टैक्स बेस बिल्कुल जीरो होता था। कम से कम 91 के बाद तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग अभी टैक्स में ग्रोथ, ये ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हमारे आशा के अनुरूप है, बट ठीक है। ठीक है, ये भी वजह हो सकती है क्या कि बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर हम देख रहे थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर की संख्या धीरे धीरे करके कम हो रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं हर सेक्टर के अंदर, तो इस वजह से भी लोगों के लिए कंपल्सन है कि टैक्स जो है वो लोगों का कटता। पहले बहुत लोग बच जाते थे, अब आरबीआई और सरकार की सख्ती की वजह से बहुत कम लोग बच पाते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि कंप्लाइंस बढ़ा है, सरकार को अपने ऑफिशियल्स के माध्यम से बिजनेस पे निगाह रखना आसान हुआ है। आप जीएसटी के अलावा कहीं आप देख लीजिए एक्टिविटीज़ जो जहाँ पे लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है, तो आपको दिखेगा कि उस सरकार को क्लेम तुरंत करना पड़ता है, तुरंत करती है।
जीएसटी के दुनिया भर के केसेस हैं। आप थोड़ा सा जीएसटी में 19-20 करेंगे, आप उसके आपके पास ऑफिशियल्स के कॉल आ जाएंगे, ऑफिशियल्स की चिट्ठियाँ आ जाएंगी। तो उस सूरत में लोगों को लगता है कि क्यों टैक्स के चक्कर में किसी इस तरह के उसमें पड़ा जाए, मतलब किसी मुसीबत में। मैं आपको जीएसटी का एग्जांपल दे रहा था, पर मोटे तौर पे जब हम लोग अभी डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो हर जगह कुल मिला के टैक्स की बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो और इनडायरेक्ट टैक्स हो। जो कंप्लायंस बढ़ा है तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उसका असर कलेक्शन पर भी दिखता है। कलेक्शन पे दिखता है जी, बिल्कुल। इस बीच कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत की वजह से जिस एडटेक कंपनी को पढ़ाई का भविष्य माना जा रहा था, वो कंपनी यानी कि बायजूस अब लगभग खत्म हो गई है। खुद कंपनी के फाउंडर बायजू रविंदर ने कहा कि कंपनी की वैल्यू अब ज़ीरो हो चुकी है। जी हाँ, ज़ीरो। 2022 में कंपनी के निवेशकों ने इसकी वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर रखी थी। गुरुवार को मीडिया को ऑनलाइन संबोधित करते हुए बायजू रविंदर ने कहा कंपनी के 3 बड़े निवेशक उसके बोर्ड से बाहर हो गए हैं, जिस वजह से कंपनी को नया फंड जुटाने में अब परेशानी हो रही है। कंपनी की वैल्यूएशन ज़ीरो हो चुकी है। सर, ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है भारत के स्टार्टअप का, जहां पर एक तरफ हमने 2-3 साल पहले जिसको कि हम 22 अरब की डॉलर की वैल्यूएशन दे रहे थे, उसकी वैल्यूएशन अब ज़ीरो। ये बहुत बड़ा मतलब परिवर्तन है और बहुत लोगों को सीखने वाली बात भी है कि आखिर में किस तरीके से स्टार्टअप्स काम करते हैं और ऊट पटांग वैल्यूएशन हो जाती है। आप क्या वजह मानते हैं इतनी बड़ी कंपनी के फ्लॉप होने की? विपुल, देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो बायजूस के किस्से हैं, मतलब बायजूस को कायदे से बिजनेस स्कूल में इस वानगी के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए कि कोई स्टार्टअप इस लेवल पे जाके कैसे गिर सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट केस है बिजनेस स्कूलों में स्टडी करने का। इनका बिजनेस का मॉडल क्या था, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। भाई, एक तरह से जैसे बाकी आकाश ट्यूशन पढ़ाता था और बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस देते, पहले ही ऑफलाइन क्लासेस देते थे, बिल्कुल, ये ऐप पे बाद में आए। बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल था जो ये हासिल कर रहे थे? आप जब इनके सबसे पहले जब इनकी बारीकी से जांच करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनका जोर बच्चों को पढ़ाने पे कम था। ये आपको कहीं अखबारों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपको लोगों से जब बात करेंगे तब पता बच्चों को पढ़ाने पे यहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत हाई था। एट्रिशन रेट से मेरा मतलब हो गया जो बच्चे आते थे वो छोड़ के वो चले जाते थे। मेरा मतलब वो है पढ़ाई का लेवल। आपको जो दूसरे इस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है शहर में, गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, भोपाल, वो बाकी और जो वहाँ के इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स थे उससे इनकी पढ़ाई हमेशा कमतर थी। इन्होंने मार्केट में ऑनलाइन करके ऐप के ज़रिए पढ़ा के, और ख़ासकर तब जब कोविड ने स्ट्राइक किया उसके बाद इनका वैल्यूएशन सडनली ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद और लोग आए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन बेसिकली जो कंपनी, देखिए, मुझे इनका बिजनेस मॉडल कभी समझ में नहीं आ रहा था और ये जहाँ पहुँचे हैं मुझे उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। हालांकि मैं बड़ा अदना सा आदमी हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से ये बिज़नेस कर रहे थे। और देखिए क्या होता है, एक चीज़ और देखा होगा आपने कि जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, चाहे वो वेंचर कैपिटल हो, चाहे वो पीई हो, चाहे कोई और दूसरी तरह की कंपनियां हो, एक होड़ में पैसा लगाते हैं। देखिए, उनको पैसा बनाने से मतलब इस बात को समझिए, कंपनीज बढ़िया कर रही है तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़िया करी लेकिन अगर उनके पैसे बन रहे हैं तो कई बार ऐसे पैसे लगते हैं। हम लोगों ने देखा है। तो ये जिस बबल में जी रहे थे बायजूस, उसमें ये हालत होनी थी। आज न कल ये होता। ऊपर से दुनिया भर के पैसे खर्च करना, फिर उसके बाद बीसीसीआई के साथ कंट्रोवर्सी में ये पड़े। बीसीसीआई के साथ फिर इनके जो अमेरिकन फंडर थे वो बिल्कुल ऐसे ट्रिपार्टाइट कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट में पड़े। तो कुल मिलाकर इनकी इमेज भी खराब हुई, इनका इन्वेस्टमेंट भी खराब हुआ, और में इन्वेस्टमेंट में एरोजन हुआ और धंधा खराब हुआ। लोग छोड़ के गए। दसियों लोगों ने शिकायत की कि साहब हमारी तो सर्विस कंडीशन ठीक नहीं है बायजू में। देखिए, खुद तो कम रहते हैं यहाँ पे, अब वही बात बता देता हूँ। ज़्यादातर आप ये बाहर रहते हैं, ये दुबई में फ़िलहाल हैं। ये इससे पहले आप जब भी इनको फ़ोन करते ये आपको चाइना में मिलते हैं। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस मॉडल को फेल ही होना था क्योंकि ये बबल में था। और ये मुझे लगता है कि एक जो हम लोग की देसी भाषा में एक शब्द बोला था ना, 9 की लकड़ी 90 खर्च, बायजूस ने शायद वही किया कि ऊट पटांग वैल्यूएशन और ऊट पटांग खर्चे। बहुत टीचरों को जो मैंने सुना है सर कि मतलब मान लीजिए अगर आपकी तनख्वाह अगर आज 10 लाख है तो
कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप उनके करीबी हैं तो 10 से सीधे सीधे 4 गुना 5 गुना सैलरी पे लोगों की हायरिंग हो रही थी। तो ये खर्चे कहीं ना कहीं तो फटने थे। वो उस समय चूंकि एक माहौल चल रहा था तो वैल्यूएशन मिलती गई, लेकिन बाद में जब इनके ऊपर खर्चा आया फिर इनके लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया शायद। एक्चुअली एक इसमें ना जो पोस्ट पैंडेमिक में एक जो इम्पैक्ट विपुल ही दिखता है इनकी कंपनी पे मुझे, वो ये कि पोस्ट पैंडेमिक में जिस तरह से ऑनलाइन लोगों की पढ़ाई शुरू हुई, उसमें इनको मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा, तो उसमें अनाप शनाप रिक्रूटमेंट भी इन्होंने किया होगा, क्योंकि जो वही मैं टीचर घर से पढ़ाते हो, अब उसमें जब छंटनी होती है तो जो अनाप शनाप होता है वो उसके बाद वो करेक्शन होता है, तो उसका इनको सामना करना पड़ा। नहीं, मोर ओवर मैं शुरू से देख रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ इस कंपनी को 10 साल से। मुझे शुरू से लेके अब तक बीच में 2022 के आसपास भी मुझे कभी भरोसा नहीं पैदा हुआ, मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी, एक इंडिविजुअल के तौर पे भी, जितनी मेरी समझ बनती है, कभी भरोसा नहीं पैदा हुआ। और मैं कहूँगा तो आप हंस सकते हैं, कोई भी हंस सकता है, मैं 5 साल पहले मुझे लगता था ये कंपनी नहीं चलेगी। मेरे दोस्त के बच्चे पढ़ते थे इनके स्कूलों में, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था उससे खराब होता था। टीचर टाइम नहीं दे रही है, तो स्टूडेंट आते थे भाग जाते थे, और धीरे धीरे इनकी इमेज खराब हुई है। देखिए, इमेज की लड़ाई, ये बेशक आज पहुंचे होंगे जीरो पे, इमेज की लड़ाई पिछले 3 साल से लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। और इस बीच शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आई है। 11 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट करके 690 अरब डॉलर पर आ गया है। 4 अक्टूबर को खत्म हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 701 अरब डॉलर पर था। अक्टूबर के दौरान अब तक भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। विदेशी निवेशक भारत से निवेश निकाल करके चीन के बाजार में निवेश कर रहे हैं। उनकी निवेश निकासी की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी के साथ घटा है। ये एक बड़ी वजह यहाँ पर मानी जा रही है। सर, यही एक वजह है, और भी ज़्यादा वजह हैं, और ये जो है अक्टूबर महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। हाँ, सर जी। इसके पहले जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसके पहले जो लास्ट वाली सबसे बड़ी गिरावट थी वो अप्रैल 2022 की बात है। हम लोग जी अभी 2 दिन पहले भी प्रोग्राम किया मनी 9 ने, जिसमें ये था कि काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। बिल्कुल। तो आउटफ्लो तो एक तो वो रीज़न दिख ही रहा था कि इतना ज़्यादा अगर आउटफ्लो, जबकि आप लोग पूरे डेटा पे नहीं तब बात करते, पूरा डेटा तो आज आएगा कि आया है कि यहाँ से कितना आउटफ्लो हुआ है FIs का। तो एक तो ये रीज़न है ही आप, और दूसरा देखेंगे करेंसी फ्लक्चुएशन में है, फिर मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ये सारी दिक्कतें चल रही थी। तो एक हफ्ते में इतना जाना, बड़ा ड्रेस्टिक डाउन हुआ है, आप समझेंगे करेंसी। लेकिन अभी वॉच करिए, देखिए कि फिर आगे कैसे अगले 2-3 हफ्ते कैसे अनफोल्ड करते हैं, उसके आधार पर तब जाकर किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा। तो ये मतलब ये मान के चलें कि अभी ये स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा आपको, या आपको लगता है कि अभी जो है ये जो ड्रॉप है, ये जो गिरावट है, ये थोड़ी और कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है? क्योंकि अभी भी स्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो आया नहीं है। अभी भी FIs की बिकवाली तो देख ही रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस कहीं सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो अगले 1-2 हफ्ते क्या टफ और ज़्यादा हो सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, आज एक अखबार में, हिंदुस्तानी अखबार में, अंग्रेजी के अखबार में एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है, किन्हीं सज्जन ने लिखा है। बेसिकली वो एडिटोरियल को एक्सपेंड किया है। वो ये कहता है कि अभी फ़िलहाल भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है, और चाइनीज़ मार्केट में ये लोग जा रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि FII यहाँ से बिल्कुल भाग ही जाएंगे, एकदम से एब्सेंट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, सारे पैसे निकल जाएंगे, या तो सब्सटेंशियल पैसे निकल जाएंगे यहाँ से, ऐसा नहीं है। मेरा भी ये मानना है कि अभी बिल्कुल जल्दबाजी है। अभी देखिए, अभी देख ही रहे हैं कि कैसे सारे डिस्प्यूट, सारे कॉन्फ्लिक्ट कैसे सिमर कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। दूसरे और अभी आप देखिएगा जो आज ये कैसे इसका बिजनेस पे असर पड़ेगा, जब अमेरिका ने कहा है कि साहब ऐसा है कि वहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक है उसको प्लॉट तैयार करने में हिंदुस्तान के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। अब पता नहीं ये सब घटनाएं कैसे अनफोल्ड करेंगी अगले हफ्ते तक, उसका कितना असर होगा बाजार में, वो देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे इवेंट हैं, नज़र बना करके चलिए, और मनी 9 पे आपको नज़र रखनी है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आपको सारी खबरें यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अभी जो जैसा कि पवन जी बता रहे थे, 1 अप्रैल 2022 को खत्म
हफ्ते में जो है इससे पहले सबसे ज़्यादा गिरावट फॉरेक्स रिजर्व में देखने को मिली थी और उस दौरान 11 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी और तब रिजर्व 617 अरब डॉलर से घट करके 606 अरब डॉलर तक आ गया है और उसके बाद से अब जो है करीब 2.5 साल बाद ये नंबर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों को घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी है, जिस वजह से सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के लिए घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली नेचुरल गैस की कीमत काफ़ी कम होती है। ऐसे में उनको सस्ती गैस की सप्लाई घटने से उनके लिए अब लागत बढ़ जाएगी और उस लागत को ग्राहकों से वसूलने के लिए वे सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। सर, महंगी सब्जी, महंगी रसोई, महंगे आप सीएनजी पीएनजी भी महंगा होने जा रहा है। तो फिर रेट कट की उम्मीद न करिए। देखिए, प्राइमरीली दो इन जैसी कंपनियां जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैं या महानगर गैस लिमिटेड हैं, आप देखा आज देख लिया होगा आपने मार्केट में इनका हाल। मैं तो देख नहीं पाया, पर वो हाल इनके शेयरों में कितनी आज पिटाई हुई होगी। बिल्कुल हुई है। वो इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इनको जो सप्लाई करती है, एपीएम जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर जो इनको गैस सप्लाई करती है, जो लगभग आधे दामों पे है, तो इनको ये उसके बाद सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जितनी कंपनियां काम करती हैं, अहमदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब जगहों पे उसको गैस की सप्लाई करती हैं, तो उसमें कमी हो गई है 20%। जब 20% कमी हो गई तो अब क्या होगा, इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो कंपनीज उसको आगे गैस कंपनीज को देती हैं सिटी गैस को, वो क्या करेंगी, वो हिट खुद को लेंगी। तो हिट जब खुद को लेंगी, इसी आशंका में आज शेयर बाजार में इनके प्राइस, इनके शेयर प्राइस गिरा। तो इसका दूसरा क्या उसका उपाय है? दूसरा उपाय इसका है कि ये जो अभी गैप आएगा उसको भरने के लिए क्या करेंगे। ये सरकार ने जो सब्सिडाइज्ड रेट पे गैस रोक दिया, कम कर दिया, तो उसका असर होगा कि ये ओपन और स्पॉट मार्केट से लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे उसका प्राइस बढ़ेगा। तो दूसरा तरीका जो एक तो हिट लीजिए, या दूसरा यह है कि आप उसको बढ़ाइए। ये बढ़ा इसलिए नहीं सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, क्योंकि अभी असेंबली के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, तो इसलिए नहीं बढ़ेगा। तो इसी वजह से शायद ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो हाँ, तो अभी इनको खुद को हिट लेना पड़ेगा, और अगर बढ़ाएंगे तो आप लगाइए कि कम से कम कुछ नहीं तो 5-6% ज़्यादा महंगा पड़ेगा। जो लोग पीएनजी सीएनजी खरीदते हैं उतना ज़्यादा महंगा होगा, कम से कम 4-5% होगा। 4-5%, जी बिल्कुल। अभी भी आप देखिएगा तो इनका रेट देखेंगे, जो एपीएम गैस है वो जो स्पॉट मार्केट में मिलता है उसका 50% पे ये गैस अवेलेबल है। हाँ, तो इसी रेट से अगर बढ़ा देंगी कंपनियां, अगर पास ऑन कर देती हैं, तो 5-6% की, और ये 5-6 रुपए की मार्केट में भी बस्ती की 5-6 रुपये शायद बढ़ा सकते हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये चूँकि आपने जिक्र कर दिया शेयर बाजार का, कि जेएम फाइनेंशियल ने जैसे ही ये मामला सामने आया, इन दोनों कंपनियों की रेटिंग और टारगेट जो है शेयर बाजार के जो लोग निवेशक हैं उनके लिए खबर है, उसको घटा दिया है। एमजीएल पर रेटिंग को घटा करके सेल रेटिंग दी गई है और घटा करके 1400 रुपये कर दिया है, और सेल रेटिंग दी गई आईजीएल पर, उसको घटा के कर दिया गया है 435 रुपये टारगेट। और आज इसी वजह से एमजीएल में हमने देखा करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, और आईजीएल की बात करें तो 10.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, तो जिसका जिक्र पवन जी अभी कर रहे थे। इस बीच दिग्गज टेक कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जैसी सोशल प्लेटफॉर्म को चलाने वाली कंपनी मेटा में एक बार फिर से कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कंपनी 2022 में 11,000 और 2023 में 10,000 कर्मचारियों की छंटनी पहले ही कर चुकी है। उधर मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी नोकिया ने भी कर्मचारियों की छंटनी की है। कंपनी ने चीन में 2,000 कर्मचारियों को निकाला है और यूरोप में भी 350 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। सर, जॉब मार्केट की हालत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, दुनिया भर में छंटनी की खबरें निकल के आ रही हैं। एक मोटा अगर डेटा पे नज़र डालेंगे आप विपुल, तो आपको इस साल, मतलब इस कैलेंडर ईयर में 2024 में आपको कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की छंटनी का अब तक डेटा आपको मिलेगा, जनवरी से लेकर अभी तक। देखिए, मोटे तौर पे 2 वजहों छंटनी की होती है। एक तो वास्तव में आपके पास इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से कंपनी ख़राब कर रही हैं, और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे प्रेशर है, उस वजह से आप लोगों को निकाल रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में निकालने की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि आपने अपनी दूसरी वजह है कि आपने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लिए, जिसको कहते हैं आप पोस्ट पेंडेमिक ओवर हायरिंग स्प्री कह सकते हैं आप, वो रीज़न हो सकता है।
दूसरे और इंटरनल रीजंस हो सकते हैं। सब मिला के जो हो रहा है वो ये कि छंटनी चल रही है, और जो खासकर यूरोप की कंपनियों के लिए, यूरोप की कंपनियों पे ग्रोथ के जो स्टेगरिंग इकोनॉमी है उसका दबाव है। जो ट्रेड टेंशन चल रहे हैं वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेड टेंशन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में कंपनियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब कंपनियों पे प्रेशर रहता है तो ये इन सब रीजन से ले ऑफ हो सकता है। एआई एक बड़ा, एआई, चैट जीपीटी, ये सब भी एक बड़ा भारी रोल अदा कर रहा है कि जहाँ पे मैं ब्रिटिश टेलीकॉम 55,000 लोग काम करते हैं, वो कह रहा है कि 11,000 लोगों को वहाँ से नौकरी से निकाला जाएगा। कैसे काम करेगा आप सोचिए ज़रा, कि आप मतलब 1/5 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय वर्कफोर्स उसको हटाया जाएगा, क्योंकि वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगी। आप देखिए, हालांकि इसके लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं तो वो भी उसके लिए कंपनी के लिए थोड़ा भारी पड़ता है, जो एम्प्लॉयज़ उसमें होते हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं वो जो राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वो आता है तो लोगों की नौकरियां जाती हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, एक दर्जन रीज़न मिलेगा आपको कि क्यों नई व्यवस्था में, नए टेक्नोलॉजिकल एज में एम्प्लॉयज़ की क्यों छटनी हो रही है। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, IBM है, नोकिया है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, कॉलकॉम है, बड़े पैमाने पे। और मैं ये सब उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जिसका लार्ज वर्क फोर्स है। बिल्कुल। तो मुश्किल है, मतलब जॉब मार्केट के लिए अच्छी खबरें तो फिलहाल नहीं आ रही हैं, मतलब बोलो अब ये है। देखिए, ये तो अभी और होगा, अभी इसके बाद आपके पास आधा अप्रैल बचा हुआ है, उसके बाद आपके पास आधा अक्टूबर बचा हुआ है, आपके पास नवंबर बचा हुआ है, आपके पास दिसंबर बचा हुआ है। अभी ये 2.5 महीने कैसे पैन आउट करेगा, स्पेशली जॉब लॉस के मामले में, हमें आइडिया नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ और ज़्यादा अपडेट्स आती हैं आने वाले दिनों में। इस बीच रेटिंग और रिसर्च एजेंसी S&P ने कहा है 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन जाएगा, लेकिन भारत में बढ़ती जनसंख्या की वजह से बढ़ती निवेश मांग की ज़रूरत और आधारभूत सेवाओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगा। भारत ने 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन से कुछ कम है, और फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर, बड़ी चुनौतियां हैं आने वाले दिनों में, खासतौर से अगर भारत वाकई में 2030 की अगर हम बात करें तो इतना निवेश मतलब भारत को आवश्यकता होगी। इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा, नई नौकरियां क्रिएट करनी होगी, जो स्पेशलाइजेशन है वर्क फोर्स में वो बढ़ाना होगा, जो यंग फोर्सेज आ रहे हैं उसको ट्रेन करना होगा, बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप देखिए क्या कहा है S&P ने कहा कि भारत को पूरी तरह से तैयार होने की ज़रूरत है। अब वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, ये सब मिला के, इंडिया मिला के, जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की पार्टी, खास अब थोड़ा सा पैसिफिक भी आप ले लेंगे तो ये सब मिला के 65% GDP इनका होगा वर्ल्ड उसमें। अब करने की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हम बोला कि पॉलिसी प्लान करिए, अब डिज़ाइन करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, हाईली एम्बिशियस होने की ज़रूरत है। एडवाइस के तौर पे क्या कहा गया है, हमेशा हम S&P के कहने से नहीं चलते हैं, हमेशा हम मूडीज़ के कहने से नहीं चलते हैं, लेकिन क्योंकि ये सालों से काम कर रहे हैं पूरी दुनिया के इकोनॉमी के स्फेयर में, तो जो ये कहते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। इस बीच एक तरफ रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट कटौती का इंतजार हो रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती बढ़ाने लगे हुए हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। इस बार यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। 13 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब ECB ने ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार कटौती की हो। ECB से पहले पिछले महीने अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दर में कटौती की थी, लेकिन भारत में खाद्य महंगाई की चुनौती को देखते हुए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की कटौती को फिलहाल के लिए टाल दिया था। पवन जी, अभी जब कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था तब आपने इसी बात से शुरुआत की थी, जब हम बात कर रहे थे कि इसका मतलब कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन ECB ने भी घटाया, अमेरिका ने घटाया, लेकिन भारत में ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं, भारत में फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। इस पर ECB ने किया, देखिए इनके क्या, एक तो एनर्जी प्राइसेस जो है यूरोप में फॉल किया है, वो थोड़ा नीचे गया है। बाकी इनको देखेंगे कि थोड़ी इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेगनेट कर रही है।
और अभी इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये क्या अभी चलेगा क्या, रेट कट तो कर दिया है, फूड इन्फ्लेशन उनका भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं है वहाँ पे भी, ठीक है, फिर भी कंट्रोल है। हम अभी देख रहे हैं अब चाइना से जो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड टेंशन हुआ है वो देखेंगे ये कैसे वो उधर जाके पैन आउट करता है आगे आने वाले टाइम में। प्लस और ये बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। अब देखें ट्रेड टेंशन अभी 3-4-5 महीने में कैसे वहाँ की इकोनॉमी पे प्रभाव डालेगा, और उसके आधार पर क्या उनको इसके साथ चलने की ज़रूरत है इंटरेस्ट रेट, या उनको लगता है कि नहीं बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, या और ईज होगा तो घटाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए, एक तो 2 चीज़ें हैं, चाइना से ट्रेड टेंशन, और दूसरा अभी अगर अमेरिका के चुनाव में जो बदलाव होंगे, अगर होते हैं तो उसके आधार पर इन लोगों को आशंका इस बात की रहती है कि अगर कहीं ट्रंप आ गए वहाँ पे तो उससे यूरोपियन यूनियन के संबंध खराब हो सकते हैं। तो वहाँ के देशों के संबंध खराब होंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो उस वजह से वो सिचुएशन, उसका कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वो सिचुएशन कैसी पैदा होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी उसमें, उसके आधार पर फिर फैसला लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए कार्यक्रम को तो समाप्त अब करने का वक्त हो गया है। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब कार्यक्रम को तो हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि वीकेंड पर हम विशेष तैयारी करके हमेशा आते हैं ताकि आप लोग सैटरडे संडे में भी अपनी वित्तीय ज़रूरतों का ख्याल रखें। तो कंपनी नामा जो है अगले हफ्ते किस तरह से कौन कौन सी कंपनियों में खबरें रही हैं पिछले हफ्ते की, उसका असर क्या होगा वो आप देख सकते हैं। वो संदीप लेकर के आएंगे, और हर बार की तरह इस बार भी रविवार को विशेष कार्यक्रम होगा, और उसमें जो है देवेंद्र चौकसी जी हमारे साथ होंगे। शुक्रवार को जो रिकवरी आई है वो वाकई में कोई एक मौका है या धोखा है, इस पर हमने डिटेल में बातचीत की है देवेंद्र चौकसी जी के साथ, और अगले हफ्ते की रणनीति और अगले आने वाले कुछ दिनों की रणनीति शेयर बाजार को लेकर के। तो शाम 5 बजे रविवार को आप देखना मत भूलिएगा हमारी ये खास पेशकश। मनी 9 के साथ बने रहिए, मुझको दे दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए नमस्कार और हैप्पी वीकेंड।